चलो गाइस, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हमारा ये जो जैगवार सीरीज चल रही है इसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर का हम लोग लास्ट पार्ट भी मैं कंटिन्यूएशन में शूट कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है इसको अपलोड में थोड़ा बाद में करूँ क्योंकि ऑलरेडी पिछला लेक्चर मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत देर से बड़ा हो गया, तो मैंने इसको कट करके आधा अपलोड कर दूंगा, देन आधा बाद में अपलोड करूंगा ताकि आपको एक बड़ा सा लेक्चर ना देखने को मिले जिसको देखकर आप डर जाओ, बोर हो जाओ। तो हम लोग अभी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पूरी बात यहाँ पर कर ली है फराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की। अब यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ और पहला न्यूमेरिकल गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच charge is required for the following changes। फॉलोइंग चेंजेस के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। पहले वाला क्वेश्चन है Al+3 का कन्वर्जन हमको कन्वर्ट करना है Al में। सेकेंड का MnO4 नेगेटिव को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ओके, एक्चुअली हम लोग इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए Mn+2 के अंदर। राइट, क्या मैंने सही लिखा? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास में एक रिएक्शन हो रही है Cr2O7 डाई नेगेटिव और इसका ट्रीटमेंट 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ Cr+3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। चलिए करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी इजी लल्लू चप्पू क्वेश्चन, बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज मतलब क्या, चार्ज को कहां से डिनोट करते हैं, Q से। तो Q मतलब क्या सिखाया था मैंने, Q मतलब चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं फराडे में, चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं फराडे में, याद है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर तुम्हारे पास में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1 फराडे के बराबर होता है। क्या आप लोग जानते हैं ये चीज? क्या हम लोग थोड़ी देर पहले यही पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1 फराडे के बराबर होता है, यानी 1 फराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। दूसरी भाषा में 1 पराठा बोल रहा हूं मैं, खा दिन भर खाओ, बस व्लॉग बनाओ उसमें भी खाओ, पढ़ाओ उसमें भी खाओ। डॉक्टर हाथी का कंपटीशन हो गया हूं मैं, पर दिख नहीं रहा हूं बट हूं। 1 फराडे इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, या 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। बड़ा ये 3 चीजें अगर तुम लोगों ने सीख ली तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब यहां पर अब आप क्लियरली देख रहे हो कि यहां पर आपके 1 मोल एल्यूमिनियम +3 आयन को 1 मोल एल्यूमिनियम में के मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। सर ऐसे कैसे आपने समझा? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास में केवल एल्यूमिनियम का केवल 1 आयन होता, ओनली सिंगल आयन, केवल और केवल 1 आयन होता, तो इसको आप लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते, यानी 1 आयन पर आप लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते। अब अगर मान लो तुम्हारे पास में ये 1 मोल आयन होते तो आपको डेफिनेटली इसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते। मतलब पहली वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोगों को 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होगा ताकि 1 मोल Al+3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर आप लोग सीधी सी बात बोलेंगे दैट इन दिस रिएक्शन 1 फराडे विल बी इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन
1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर आपके पास में यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। सो कितना फराडे? x फराडे। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इलेक्ट्रॉन से मोल इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 3 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 फराडे। अगर आप इसको कूलम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 3 इंटू 96500 कूलम भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को यह बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई? क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? प्लीज जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। ऐसे क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तभी मेरे को चीज क्लियर होगी। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं मैग्नीज के चार्ज को x मान लूंगा। मेरे पास में ऑक्सीजन के 4 एटम है, एक पर -2 चार्ज है और नेट चार्ज -1 है, वो देखो वहां पर दिख रहा है। तो हो जाएगा x -8 -1, तो x -1 + 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +7। यानी यहां पर तुम्हारे मैग्नीज पर जो चार्ज दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है +7 और यहां पर दिखाई दे रहा है +2। तो +7 से +2 मतलब डेफिनेटली तुम्हारे मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, क्योंकि वो यहां पर रिड्यूस हो रहा है। और वो रिड्यूस कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? डेफिनेटली 5 से रिड्यूस हो रहा है। +7 से +2, 5 टाइम्स डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए तभी उसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आपके मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। अब अगर आप इसको भी इमेजिन कर लो कि यहां पर तुम्हारा मैग्नीज जो है, यहां पर आप लोगों का जो मैग्नीज है, अगर ये 1 मोल है और इससे 1 मोल Mn+2 बन रहा है, सो डेफिनेटली इसके लिए मुझे 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। सो 1 मोल के लिए 1 फराडे, सो 5 मोल के लिए क्या? x, तो 5 मोल विल बिकम इक्वल टू 5 फराडे। और 5 फराडे को जब आप लोग कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 इंटू 96500 कूलम्स। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों को? क्या ये क्वेश्चन अब नीचे वाला तो आप लोगों के लिए खेल हो जाएगा चुटकी का। दिख भी रहा है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। जब आप यहां पर क्रोमियम का चार्ज निकालेंगे तो यहां पर +6 आएगा, यहां पर +3 आ रहा है। मतलब यहां पर एक्चुअली +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट किए गए हैं बाय 1 Cr+6, क्योंकि यहां पर Cr 2 है, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर एक्चुअली इसको मोल्स से सेटिस्फाई किया हुआ है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों? इसको मोल्स से सेटिस्फाई किया, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। इस रिएक्शन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 मोल यानी 1 फराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब x, तो यहां पर डेफिनेटली x की वैल्यू हो जाएगी 6 फराडे। और अगर आप इसको कूलम्स में ले जाएंगे तो 6 इंटू 96500 कूलम। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन अब आई होप आप लोग सॉल्व करने लग रहे होंगे और आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को लंबा है तो मैं आपको इसको शॉर्ट में ट्रांसलेट करता हूं। आपके पास में एक CuSO4 का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज किया। सो दैट दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। अरे बाप रे, आपने इसका 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइसिस किया विथ द करंट। यहां पर आपको चार्ज नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको करंट दिया है 1.5 एम्पियर। नाउ आपको बताना है व्हाट मास ऑफ कॉपर will be deposited, what mass of copper will be deposited at cathode। obviously cathode पर ही ये मेटल जाकर अरेंज होता है। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, लल्लू चप्पू क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग यहां पर देखें तो दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमें बोलता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जो हमें बोलता है W इज इक्वल टू Z इंटू Q,
हम लोग जानते हैं Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, और हम लोग ये भी जानते हैं कि Q की वैल्यू होती है I, यानी कि तुम्हारा करंट, ये तुम्हारा चार्ज है, I तुम्हारा करंट है और T तुम्हारा टाइम है। तो W विल बिकम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। ये आपका फॉर्मूला बन गया। बस वैल्यू पुटअप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। नाउ गाइस इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहां पर तुम्हारे पास में सोल्यूशन किसका है, तुम्हारे पास में यहां पर सोल्यूशन CuSO4 का है, और ये बोल रहा है कि ये कॉपर में जाकर डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर का मास पूछ रहा है, मतलब कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो रहा है। यहां पर कॉपर पे +2 चार्ज है, यहां पर कॉपर पे 0 चार्ज है, मतलब यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर का आयन फैक्टर हो गया 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कॉपर का मास 63.5 होता है प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यहां पर मैं काम करता हूं, इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख लेता हूं 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आई क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1.5 एम्पियर का करंट, मल्टीप्लाई बाय टी क्या है 10 मिनट्स। नाउ गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां जो टाइम दे रखा होता है ये सेकेंड्स में दे रखा होता है, आप इसको कभी मिनट में नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग 10 मिनट को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो गया तुम्हारा 600 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 96500। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 ने इसको 3 टाइम्स काट दिया, ये हो गया 63.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 965। आपको फाइनल आंसर मिलेगा कुछ 0.29 ग्राम्स। हलवा क्वेश्चन था गाइस, हलवा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ भी इसके अंदर अलग से करने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करने की कोशिश करते हैं फराडे चाचा के ऊपर। इफ अ करंट, ये बोल रहा है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू the metallic wire for 2 hours, then how many electron will flow through the wire। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली ना फराडे फर्स्ट लग रहा है ना फराडे सेकंड लग रहा है, क्योंकि यहां पर वो तुमसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, मास के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे देखो करंट दे रखा है और यहां पर मुझे आवर दे रखा है, तो मतलब मुझे यहां पर Q चार्ज पता चल जाएगा। तो मैं W इज इक्वल टू आई इंटू टी कर दूं। आई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वह है 0.5 एम्पियर, टाइम क्या है 2 आवर्स। अब आप लोग जानते हो 2 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सो बेसिकली इट विल बी 2 इंटू 60 इंटू 60। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम इक्वल टू 1, 60 विल बिकम इक्वल टू 3600। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3600 कूलम्स। ये आपका चार्ज की वैल्यू आ गई कूलम्स में, ये कूलम्स में ही आती है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड विल बिकम इक्वल टू कूलम। तो अब आप लोग सब इस बात का जानते हो कि भाई एक फराडे मतलब 96500 कूलम्स एंड इट इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये दो वैल्यू आप यहां पर उठा लो कि अगर तुम्हारे पास में यहां पर क्योंकि केवल 3600 कूलम ही चार्ज जा रहा है तो इट इज इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वल टू x। तो ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3600 इंटू में काम करता हूं इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, डिवाइडेड बाय 96500। ये दो और ये दो कट गए,
अब आप इसको फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 2.24, नियर अराउंड 2.24, और ये 10 टू द पावर 22 हो जाएगा 10 टू द पावर 23 से। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके का आपको फाइनल आंसर देखने यहां पर मिलेगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे हमारे सेल्स वगैरह की तरफ और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स पर क्वेश्चन है, फिर इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बहुत बात होती है, इलेक्ट्रॉन से खासा प्यार है इनको। तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फराडे, इन टर्म्स ऑफ फराडे इज required to produce, अच्छा, is required to produce 40 gram aluminium from Al2O3। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मेरे को स्टोइशियोमेट्री के लगते हैं और यूनिटरी मेथड के, मतलब केमिस्ट्री में भी मैथ घुसा लो, आधे से ज्यादा काम तो वहीं हो जाता है। देखो भाई, मैं सीधी सी बात एक जानता हूं, बिल्कुल मैं एक बेसिक सी बात जानता हूं कि अगर मेरे पास में 1 मोल Al+3 है तो 1 मोल के अंदर मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन डालने पड़ते हैं ताकि वो एल्यूमिनियम नाम के मेटल में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर मैं जानता हूं 1 मोल एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास में अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास में 3 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे लिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनाकर देंगे। लेकिन अभी मुझसे वो बोल रहा है कि मुझे 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है, तो उसके लिए मुझे x इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगेगी। ग्राम ग्राम कट जाएगा, यहां पर तुम्हारे x की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 3/27, ये चला गया 9 टाइम्स, यहां पर 4 9 36, 4 कैरी, 9 3 27 एंड 9 4 तो 4.44 फराडे विल बी योर आंसर। अगर वो फराडे में पूछ रहा है, अगर आपसे कूलम्स में पूछे तो 44 इंटू 96500 कूलम आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं। यहां पर हमारा फराडे लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेल्स के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। रेडी गाइस? गाइस, अनअकैडमी से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी पे अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, मैं यहाँ पर IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग अभी 9 जुलाई के पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अदरवाइज जो प्राइस है उस पर आपको बहुत ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा। अगर आप 9th के पहले पहले सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं मेरा कोड ग्रेविटी यूज करके, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो देर किस बात की गाइस, एनरोल नाउ। गाइस, तो अब हम लोग यहां पर हमारे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट सेल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए कमर्शियल इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के सेल्स मेरे प्यारे बच्चों को यहां पर देखने को मिलेंगे। पहले होते हैं आपके प्राइमरी सेल्स और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी सेल्स। गाइस, अगर मैं प्राइमरी सेल्स की बात करूं, आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्या आप आपके ये रिमोट के सेल को रिचार्ज कर पाते हो? नहीं। क्या आप आपकी वॉच के सेल को रिचार्ज कर पाते हो? नहीं। क्या आप आपके टॉयज में लगे हुए सेल्स को रिचार्ज कर पाते हो? नहीं। अच्छा, तो ऐसे सेल्स को प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है विच कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे ड्राई सेल, ये वही होता है जो हमारे रिमोट वगैरह के अंदर लगता भी है। दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखो, ये जो 2 सेल लगे ये इस कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा तो एक ऐसा गोल सा सेल आता है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले फेंका मेरे बोया माइक में से निकाल के, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। मैंने फेंक दिया, मेरी टाइमिंग बिल्कुल बर्बाद थी। वो एक गोल गोल सा सेल आता है, सिल्वर सिल्वर कलर जैसा, एल्यूमिनियम जैसा गोल गोल सेल आता है। ऐसे उसको अंदर ले आके फिट कर देते हैं। घड़ियों के अंदर यूजुअली आता है, रिस्ट वॉचेस के अंदर आता है। तो वो जो गोल सेल होता है उसको मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। तो उस तरीके के सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी सेल की बात करूं, सो दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज। ये कहां नजर आते हैं? अरे हमारे कार की बैटरीज में, हमारे बाइक की बैटरी में, हमारे घर पे जो इन्वर्टर लगा है, हमारे घर पे जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, वो बड़ी सी बैटरी जिसको 2 लोग उठा के मिलके लेके चलना पड़ता है,
वो सेकेंडरी सेल के अंदर आता है। जैसे लेड स्टोरेज सेल, वो जो तुम्हारे घर की इन्वर्टर की बैटरी में, तुम्हारे कार के अंदर जो बैटरी है वो लेड स्टोरेज सेल कहलाता है। और एक और ऐसा सेल आता है इसके हम वो फ्यूल सेल के नाम से जाना जाता है, उसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारे सेल्स कमर्शियली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ खराब नहीं होते, ये वक्त के साथ खराब होते हैं, लेकिन इनके पास में रिचार्ज करने का ऑप्शन होता है, इसलिए ये महंगे होते हैं, लंबी समय तक आपके साथ में रहते हैं, 2-2 3-3 साल 5-5 साल ये अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन प्राइमरी सेल रिचार्जेबल ना होने की वजह से सस्ते भी होते हैं और इनको जल्दी जल्दी हमें चेंज करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग कुछ प्राइमरी सेल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेल मेरे पास में जो आया उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। देखिए गाइस, ड्राई सेल आप लोगों को कुछ इस प्रकार से नजर आता है। आप देखते हो आपके सेल में ऊपर एक प्लस साइन होता है, नीचे एक माइनस साइन होता है। तो नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आपके सेल पर यहां पर लिखा हुआ भी होता है ऊपर की तरफ ऐसा पॉजिटिव, और यहां पर नीचे की तरफ ऐसा नेगेटिव। आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव में लगाते हो। इस सेल के अंदर जो आपकी सेल की बॉडी है ये जिंक से बनी हुई होती है और यही उसको एनोड की तरह हमें ट्रीट करना होता है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि सर आपने अभी जो सेल दिखाया था इसमें ये जो ब्लू ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है क्या ये जिंक से बना है? नहीं, ये तो इसके ऊपर की कवरिंग है। जब आप इस सेल के ऊपर की कवरिंग को निकाल दोगे, ये देखो अंदर की तरफ आपको ये दिख रहा है ना, ये जिंक से बना हुआ होता है। तो ये ऊपर से कवर कर लेते हैं इसको ताकि जिंक वगैरह ज्यादा एक्सपोजर ना हो, वरना कोरोजन हो जाता है एनवायरनमेंट में। अभी जैसे कि पानी का मौसम चल रहा है तो ह्यूमिडिटी भी, ऑक्सीजन भी, तो कोरोजन के चांसेस होते हैं, तो ऊपर से उसको कवर कर देते हैं। तो जिंक की जो कंटेनर होती है प्यारे बच्चों, वो आपके एनोड की तरह काम करता है। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं तो देखो गाइस, ये रहा तुम्हारा कैथोड, काला काला, ये आपका कैथोड है। और कैथोड बेसिकली ग्रेफाइट से बनता है। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट और कुछ नहीं, कार्बन है ना। आप यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देख रहे हो, यहां पर आपके एनोड और कैथोड के बीच में ये आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है जो पोरस पेपर की लाइनिंग होती है, यानी एक पेपर जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और आपके कैथोड और एनोड के बीच में एक तो ये पेपर आ गया, और इस पेपर के अंदर आप लोग यहां पर ये जो आपको व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, ये जिसको भी मैं पूरे लाल कलर से ये कर दिया मैंने, ये यहां और ये यहां, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का यहां पर बेसिकली एक पाउडर भरा हुआ होता है। इट इज बेसिकली पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। और आपके ये पोरस पेपर और जिंक कंटेनर के बीच में ये जो पोर्शन बचा हुआ होता है, इस पोर्शन में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट भरा हुआ होता है। तो बेसिकली यहां पर काम कौन करने वाला है? यहां पर ओवरऑल जो तुम्हारा सेल जो काम करेगा और जो पोटेंशियल जनरेट करेगा वो बेसिकली आपका जिंक कंटेनर जो कि एनोड पर लगा है, और तुम्हारा ग्रेफाइट जो कि कैथोड पर लगा है। ये दो मेन फंक्शनिंग होंगे, और तीसरी फंक्शनिंग तुम्हारे ये इसकी होगी मैग्नीज ऑक्साइड की, और चौथी फंक्शनिंग तुम्हारे ये अमोनियम क्लोराइड की होगी। एक्चुअली यहां पर चार चीजें काम करेगी। अभी कैसे काम करेगी चलिए हम लोग इसकी रिएक्शन से सीखते हैं। देखिए, एनोड पर आपका जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, बोलेगा बल्ले बल्ले पुर्र, मैं तो ऑक्सीडाइज हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब जैसे ही एनोड पर ऑक्सीडेशन शुरू होगा, जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना शुरू हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये जो पेस्ट है, ये जो तुम्हारा पेस्ट है मैग्नीज ऑक्साइड का, और जो तुम्हारा जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, इनके पास में, क्योंकि ये लोग कैथोड से चिपके हैं, देखो कैथोड के पास में तुम्हारा पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली कांटेक्ट में, आप खुद देखो अपनी आंखों से, ये तुम्हारा कैथोड, कौन है तुम्हारा कैथोड? ये रहा तुम्हारा कैथोड, ये लाल कलर वाला है ना, ये देखो ये आपका कैथोड है। अब इस कैथोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? यहां पर तुम्हारा मैग्नीज ऑक्साइड, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है। दूसरा, यहां पर अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ यहां पर है, लेकिन यहां पर ये जो हमारे पास में ये जो एक लाइनिंग बनी हुई है, ये पोरस पेपर की है। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड भी इन पोर्स से ट्रेवल करके इस कैथोड के पास चला जाता है। अब यहां जाने के बाद तुम्हारा मैग्नीज ऑक्साइड और तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड का NH4 पॉजिटिव आयन एनोड के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स लेकर
अपने आप को MnOH में कन्वर्ट कर देते हैं और अमोनिया गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये रिएक्शन चलती है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, इस वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है और वो होता है 1.5 वोल्ट का। यानी ये जो सेल आप मार्केट से खरीद के लाते हो ये 1.5 वोल्ट का होता है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोगों को बस इतना लिखकर आना है, और अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन याद रखनी है, कौन सा पाउडर कहां भरा हुआ होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट कहां होता है, यहां पर जिंक एनोड की तरह, ग्रेफाइट कैथोड की तरह काम कर रहा है और इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। इसके अलावा आपको कभी कोई भी क्वेश्चन ड्राई सेल में से देखने नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं मरकरी सेल की। ये देखिए आपके सामने मरकरी सेल बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये पिज्जा का स्लाइस लगेगा, कई बच्चे जो बहुत ही ज्यादा चटोरे किस्म के हैं उनको ये केक का स्लाइस लगेगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट ये ऐसा नहीं है। ये आपके घड़ियों में लगने वाला सेल है। देखिए ये क्या होता है, आप देख सकते हैं सबसे बाहर एक स्टील की आउटर टॉप होती है, आइट साइड कोने में यहां से ऐसा पूरा ये एक आउटर स्टील का केस लगा हुआ होता है। फिर स्टील के केस के अंदर एक टिन की प्लेट लगाई जाती है और यहां पर आपका जो आउटर स्टील केस है और जो आपका स्टील का टॉप है इनको पैक किया जाता है इंसुलेटिंग गास्केट से। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से दिख रहा है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ भी जाए और ये यहां पर एक एयर टाइट पैकिंग हो जाए। अब क्या होता है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपके टिन के प्लेट के अंदर, ये आपकी टिन की प्लेट हो गई, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये जो आपकी पहली लेयर आती है ये होती है आपके जिंक की। बेसिकली अकेला जिंक नहीं होता, ये जिंक मरकरी का अमलगम होता है। आप लोग सब जानते हैं अमलगम मतलब जो मेटल मरकरी के साथ मिक्सचर बनाया होता है, इसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। इसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे जिंक अमलगम। तो ये जिंक का अमलगम होता है जिसे हम एनोड पर लगाते हैं, जिसे हम कहां लगाते हैं, एनोड पर लगाते हैं। सिमिलरली आप यहां पर एक और जरूरी और इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करें इसे, ये देखो ये हरी हरी जो दिख रही है तुमको, हरा हरा, ये यहां से ये पूरा जो आप यहां पर जो हरा हरा देख रहे हो, ये हरा हरा तुम्हारा मरकरी ऑक्साइड को ग्रेफाइट के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाया गया है जिसे हम यहां पर नाम देते हैं कैथोड। ये बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपका कैथोड। तो देखो ये बन गया तुम्हारा एनोड और ये हरा हरा बन गया तुम्हारा कैथोड। क्या बात समझ में आई? अब एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग सब जानते हैं भाई, आप एक जनरल सेल इमेजिन करो, ये तुम्हारा कैथोड बना दिया, तुम्हारा एनोड बना दिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये एनोड बन गया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये एनोड बन गया। अब कैथोड एनोड के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का या तुम्हारे आयंस का मूवमेंट हो सके। तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के मूवमेंट के लिए हम लोग यहां पर बीच में KOH विथ ZnO का इलेक्ट्रोलाइट लगा लेते हैं, यानी हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट का एक मिक्सचर बीच में भर देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मूवेबिलिटी यहां से यहां और यहां से यहां बनी रहे। तो कुछ ऐसा आपका सेल दिखता है। अब रिएक्शन क्या होती है देखो, हम लोग बहुत इजी वे में इसको समझते हैं। ये तुम्हारा जिंक का अमलगम है, ये जिंक का अमलगम इस KOH के द्वारा, यहां पे जो तुम्हारा KOH भरा हुआ है, ये जो तुम्हारा यहां पर KOH भरा हुआ है, इस KOH के द्वारा छोड़े गए OH नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है, इससे ऑक्सीजन लेके खुद को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। देन यहां पर बचे हुए 2 हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाते हैं, और ये जो बेस के पास में, जो OH के पास में जो नेगेटिव आयन होता है, 2 नेगेटिव आयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर एनोड पर आप लोगों को ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन 2 टाइप का हो रहा है, ध्यान देना। पहला ऑक्सीडेशन आपके बेस में से ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल से हो रहा है, यानी यहां पर तुम्हारा बेस इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा तुम्हारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर तुम्हारे मेटल पर चार्ज 0 है, यहां पर चार्ज +2 है, मतलब यहां पर भी तुम्हारे जिंक ने
इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और वो कैसे लिए, ऑक्सीजन के वजह से लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, आई एम सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर नहीं दिख रहे हैं घूमते हुए। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन ने ले लिए। तो ऑक्सीजन का एडिशन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस प्रकार का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है। ये दो छोड़े गए इलेक्ट्रॉन कैथोड पर लुंगाड़े मार के यू 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 करते हुए पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली एक बात समझना, ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पर प्रोड्यूस हुआ वाटर वो भी तुम्हारे कैथोड पर पहुंचेगा। अब तुम्हारे कैथोड पर है क्या, तुम्हारे कैथोड पर HGO का मिक्सचर है। तो ये HGO के मिक्सचर के साथ कांटेक्ट करते हैं। अब HGO चाहता है कैथोड पर मौजूद होने की वजह से खुद को रिड्यूस करना। तो ये बोलता है मेरा ऑक्सीजन कोई ले जाओ यार, मेरा ऑक्सीजन कोई ले जाओ। तो ये वाटर क्या करता है, ये वाटर बोलता है ठीक है मेरे पास में इस तरीके का सिनेरियो है, तू तेरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो मैं काम करता हूं खुद को ऐसे तोड़ लेता हूं और ये हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ देता हूं। तो ये OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। अब इनको लगेगी दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक OH नेगेटिव होता है और ये भी OH नेगेटिव होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए जाएंगे OH नेगेटिव बनने के लिए। तो आपको यहाँ पर दो OH नेगेटिव बनते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन चलता रहेगा और इस वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो 1.35 वोल्ट का होगा। जेईई नीट में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी ये अब आने लगा है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि ये जो सेल होता है ये लो करंट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करने वालों के लिए नहीं। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड ZnHg दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड HGO दिख रहा है। इसका वाटर ऊपर वाले के वाटर के साथ कैंसिल हो गया, इसके दो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के दो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो गया, इसका OH नेगेटिव नीचे वाले के OH नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया। तो यहां पर रिएक्टेंट साइड यही बचा, प्रोडक्ट साइड मुझे दिख रहा है ZNO और Hg। तो देखने वालों को रिएक्शन बिल्कुल इजी और बिल्कुल शानदार नजर आती है। देखने वाले रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं Zn प्लस HgO। आप ये जो जिंक अमलगम है, इस अमलगम के Hg को हटा दो क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये HgO आपने ऑलरेडी इंटेंशनली यहां पर भरा हुआ है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर ZNO ऑक्सीडाइज हो गया और मरकरी रिड्यूस हो गया, हो गई तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ खास करने लायक नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की तरफ। नाउ ये आपका सेकेंडरी टाइप का सेल है और ये सेल रिचार्जेबल होता है, यू कैन रिचार्ज दिस सेल। देखने में मार्केट से लाते वक्त आपको ये बैटरी इस प्रकार की नजर आती है, बाहर एक प्रोटेक्टिव केसिंग होती है अलग अलग कलर की, अलग अलग कंपनीज की। आप जानते हैं बैटरी में इस तरफ एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिस पर आप इन्वर्टर का वायर कनेक्ट करते हैं, इस तरफ एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिधर आप बैटरी इन्वर्टर का दूसरा वायर कनेक्ट करते हैं। जब आप यहां पर देखते हो तो यहां पर आप देखो पानी, वो पानी भरने के लिए कुछ ओपन चैनल दे रखे होते हैं जिसके अंदर हम पानी भरते हैं। तो हम पानी कहां भरते हैं, वो हम यहां पर एक्चुअली एक सेल डिवाइडर लगा होता है और सेल डिवाइडर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 होता है जो यहां पर अंदर भरा हुआ रहता है। जो यूजुअली इसके अंदर ऐसा देखो पूरा भरा हुआ ही है, ये देखो पूरा भरा हुआ ही है H2SO4। ये इसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि रिएक्शन होती है। तो पानी देखो आप यहां पर खुद देखो, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वाटर बाहर इवेपोरेट कर रहा है, तो यहां पर एसिड का पानी इवेपोरेट होने की वजह से पानी कम होने लगता है, तो हमको यहां से वाटर डालना पड़ता है। सेल डिवाइडर के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का होता है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है और आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड केवल लेड का होता है जो आपको यहां नजर आता है। ये इस सेल चेंबर में भी होगा, इसमें 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 भी होगा। जितने अंदर सेल चेंबर होंगे उन सब में ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग करने पर मुझे ये सेल कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यहां पर मेरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया जिस पर लेड भरा हुआ है, यहां पर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया जिसमें लेड ऑक्साइड भरा हुआ है, ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली आपके पीबी पॉजिटिव आकर यहां पर इकट्ठे होते होंगे और ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहां पर SO4 डाई नेगेटिव आकर इकट्ठे होने लगते होंगे। यहां पर मैंने H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया जो 38% है, ठीक है। और इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो 2 वोल्ट के आसपास हो रहा है। अब एक्चुअली यहां पर ऐसे बहुत सारे सेल अंदर रखे हुए होते हैं, तो इस पूरी बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब यहां पर रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है।
हमने जैसे देखा कि जो कैथोड है उस पर आपका लेड ऑक्साइड भरा हुआ है। देखो लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड वो आपके पॉजिटिव पर भरा हुआ है। ये देखो लेड ऑक्साइड पॉजिटिव पर है, इसके कांटेक्ट में H2SO4 है। और क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये डेफिनेटली तुम्हारे एनोड से छोड़ने पर आ रहे होंगे। तो यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पर तुम्हारे Pb ने ये 2 H2SO4 में से एक SO4 को लेकर इस Pb ने PbSO4 बना लिया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे बात को। उसके अलावा यहां पर से 2 हाइड्रोजन ने 2H2 ने इसके ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना लिया। अब यहां पर एक्चुअली बच क्या रहा है, अब एक्चुअली यहां पर केवल SO4 डाई नेगेटिव एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि यहां पर आपने 2 H2SO4 लिए, आपने यहां पर एक H2SO4 लिया है और यहां पर आपने एक और H2SO4 लिया है। यहां से एक Pb ने इस SO4 के साथ मिलकर PbSO4 बना लिया। यहां पर से आपके जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला एक H2 और ये वाला एक H2, ये 2 H2 ने यहां से ऑक्सीजन लेकर वाटर बना लिया। अब यहां पर अकेला कौन रह गया, SO4 डाई नेगेटिव, तो ये रहा वो SO4 डाई नेगेटिव। अब ये SO4 डाई नेगेटिव जो बचा ये चला एनोड की तरफ, ये देखो, और एनोड पर तुम्हारा Pb है, तो Pb ने SO4 के साथ रिएक्शन करके अपने पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो छोड़ दिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके चले गए तुम्हारे कैथोड पर। और अब ये रिएक्शन लगातार चल रही है। ये रिएक्शन कब चलेगी, जब तुम्हारे घर की पावर कट हो जाएगी। जब आपके घर की पावर कट हो जाएगी तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, और इस रिएक्शन से हम लोग ये वोल्ट मीटर लगाकर यहां पर ये इससे हम लोग मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो रहा है। अभी ये लिख रहा है 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट की यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो आपके घर में लाइट जलाने के काम में आएगी। अगर मैं इस रिएक्शन को पूरी जोड़ के लिखने की कोशिश करूं तो PbO2 आ गया, Pb आ गया, 2 H2SO4 आ गए। अब यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये रिएक्टेंट साइड वाला SO4 प्रोडक्ट साइड वाले SO4 से कट जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो यहां पर केवल मुझे PbO2, H2SO4 और Pb दिख रहा है, जो मैंने यहां पर तीनों लिख लिए हैं। फिर यहां पर मुझे दिख रहा है PbSO4, मुझे यहां पर दिख रहा है ये वाटर। अच्छा, एक PbSO4 यहां, एक PbSO4 यहां, तो 1 + 1 ये हो गया 2, और 2 इलेक्ट्रॉन तो कट गए थे। तो ये तुम्हारी रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब आप सेल को रिचार्ज करोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी जब आप सेल की चार्जिंग शुरू करोगे, जब आपके घर में पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो रिएक्शन घूम जाएगी और तुम्हारा PbSO4 वाटर के साथ रिएक्ट करने लगेगा और वो बना लेगा Pb + PbO2 + H2SO4, और सेल आपको वापस से इस प्रकार जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी बात करते हैं फ्यूल सेल की। गाइस, इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली फ्यूल सेल है। तो फ्यूल सेल वो सेल होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, फ्रॉम द कंबस्शन, आई वुड से कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। तो फ्यूल सेल के अंदर हम लोग फ्यूल्स रखते हैं और उन फ्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करते हैं, और कंबशन करने के बाद जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम लोग हमारे वर्क के लिए, हमारे यूसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जैसे फ्यूल सेल के अंदर आपको हाइड्रोजन दिखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखता है, मीथेन दिखता है, ये सब ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर जो मैंने सेल बनाया है, ये मैंने यहां पर जो मेरे प्यारे बच्चों के लिए सेल बनाया है, ये H2O2 फ्यूल सेल बनाया है, जो आपके स्पेस शिप्स में और जो आपके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, ये एस्ट्रोनॉट्स जब बाहर जाते हैं स्पेस में, अब आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक शिप है, स्पेस शिप। अब आप उस स्पेस शिप में बैठकर आसमान में जा रहे हो, स्पेस में जा रहे हो। अब आपको पानी चाहिए होगा पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। चलो स्पेस में हम नहाएंगे धोएंगे नहीं, लेकिन पॉटी तो जाएंगे। चलो पॉटी को भी अमेरिकन की स्टाइल में टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे पिछवाड़े को, लेकिन फिर भी मिनिमम से मिनिमम टूथ ब्रश करने के लिए, थोड़ा सा फेस धोने के लिए और खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए आप लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो आप कितनी भी कटौती कर लो, क्योंकि स्पेस मिशन 6-6 महीने के होते हैं और उसके अंदर 3 लोग 4 लोग जा रहे हैं, और अगर एक इंसान एक दिन में 5 लीटर पानी पीता है, तो एक दिन में 5 लीटर पानी पीता है, तो लगभग 365 दिन में वो कितना पानी पिएगा सोचो। समझ रहे? 1500 लीटर या 2000 लीटर पानी पिएगा। वो जा रहा है
स्पेसशिप में 6 महीने के लिए। तो अब आप समझ रहे हो, एक पर्सन अगर मान लो 1000 लीटर पानी पिएगा तो 4 लोगों के लिए 4000 लीटर पानी। और आप लोग जानते हो 25 लीटर पानी की कैन इतनी भारी हो जाती है, आप 2000 लीटर पानी कैसे लेके जाओगे स्पेसशिप में? वो स्पेसशिप उड़ान भरते ही गिर जाएगा। तो क्या करें? तो पानी की प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल का काम बहुत आसान होता है। फ्यूल सेल के अंदर आप किसी भी एक इनर्ट मेटल से, इनर्ट जैसे प्लेटिनम वगैरह से आप कैथोड और एनोड बना दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। इन दोनों के बीच में गर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भर दो, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त फ्लो ऑफ आयन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहे। इस चेंबर में एक साइड से लगातार हाइड्रोजन गैस पंप इन करी जाती है और दूसरी साइड से लगातार ऑक्सीजन गैस पंप इन करी जाती है। ये दोनों गैस अंदर आती है, एनोड और कैथोड और हॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करती है और इनके रिएक्शन की वजह से यहां से आपको वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। और जब ये हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है तो ये जाती है एनोड की तरफ, और आप जो ऑक्सीजन गैस अंदर डाल रहे हो वो ऑक्सीजन गैस जाती है आपके कैथोड की तरफ। और जब ये आपस में रिएक्ट करती है तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल जनरेट होता होगा, और वो पोटेंशियल हम लोग वोल्ट मीटर से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ये इनके स्पेस शटल में लगी हुई बैटरीज को रिचार्ज करता है, और उस रिचार्ज करने के बाद उससे पूरे स्पेस शटल में सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लाइट, इंटरनेट सब कुछ चलता है, फुल फ्लेजेड चलता है। और इस सेल के दो फायदे हो गए, एक तो पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक वाटर जनरेट हो गया। देखिए कैसे रिएक्शन होती है। तुम्हारा कैथोड पर ऑक्सीजन आया, कैथोड पर हम लोग जानते हैं रिडक्शन होता है, एनोड पर तुम्हारे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के सामने 4OH नेगेटिव आया। ये OH नेगेटिव कहां से आया होगा? ये पूरी दुनिया जानती है, ये OH नेगेटिव KOH से आया होगा। तो यहां पर आपके हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां पर आपके ये 2 हाइड्रोजन ने और ये यहां से 4 हाइड्रोजन है, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, और यहां पर 4 ऑक्सीजन हो गए। तो 4H2O बन गया वाटर, और इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये यहां से आए, क्योंकि 4 OH नेगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर आ गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, इन 4 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल ऊपर गए और ऑक्सीजन से मीटिंग बिठाई। ऑक्सीजन से मीटिंग बिठाने के बाद ये कन्वर्ट हो गए OH नेगेटिव के अंदर। अब हमको KOH के OH नेगेटिव की जरूरत नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए रहा है, वही काफी, क्योंकि अब हमारे ऑक्सीजन ने भी OH नेगेटिव बनाना शुरू कर दिया है। तो अब ये OH नेगेटिव इधर आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चले जाएंगे 2 वाटर के साथ, फिर OH नेगेटिव बना देंगे, और ये भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कंटिन्यू रहेगी, और आपको यहां पर पानी भी मिलता रहेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और आपको यहां पर एनर्जी भी मिलती रहेगी। अगर हम इस रिएक्शन को कंबाइन करें तो ये 4OH, ये 4OH, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, O2 H2 आ गया। अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से कट के यहां पर आपको आई थिंक 2 वाटर मॉलिक्यूल देंगे, नॉट 4। तो ये हो जाएगा आपका 2H2O। ये हम लोगों ने सही टाइम पे इसको करेक्ट कर लिया। क्या ये चीज मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ों को समझ में आ रही है? इज दिस वेरी 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 मच क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? चलिए ग्रेट, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हो। फिर हम लोग बस कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन भी हम लोग रिटर्न फॉर्मेट में देखेंगे, जैसा भी हम लोगों ने देखा, ताकि जल्दी खत्म हो चैप्टर। इतना नोट करो। चलो तो कोरोजन के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। बहुत लल्लू टॉपिक है, इसके बारे में 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। पर यहां पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं कि बेसिकली कोरोजन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कोरोजन अगर मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो तुम्हारे मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसका शाइन, उसका लस्टर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो सब का डिग्रेडेशन हो जाना, वो सब प्रॉपर्टीज को डिग्रेड कर देने वाली प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। अब कोरोजन होता क्यों है? तो बेसिकली कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मेटल सरफेस, यानी ये कोरोजन मेटल की सरफेस पर शुरू होता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस, आपका मॉइस्चर, इनका अटैक, ऑक्सीजन का अटैक, एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक, मॉइस्चर का अटैक आपके मेटल की सरफेस पर ही होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में यहां पर एक
बड़ा सा लस्सी पीने वाला ग्लास है, तो लस्सी की ये जो सरफेस है यही तो एक्सपोज्ड है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर, ऑक्सीजन सब इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेंगे। और क्योंकि आप लोग सब जानते थे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो इनके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैस वो मेटल सल्फाइड में बदल जाता है, वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है, वो मेटल सल्फेट में बदल जाता है, वो मेटल कार्बोनेट में बदल जाता है। और अपनी प्रोसेस इस वजह से वो अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो सरफेस है, उसके टेक्सचर को, उसके शाइन को लूज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके घर पे एल्यूमिनियम की कोई चीज हो, तो वो एल्यूमिनियम की चीज अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो टाइम के साथ वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। आपका जो सिल्वर की जो रिंग्स होती है, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि वो भी सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद में आपके जो कॉपर की जो चीजें होती हैं, कॉपर वगैरह, वो हरी पड़ जाती है। तो ये सब तुम्हारे कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहां पर हमें जिस कोरोजन के बारे में बात करनी है वो है रस्टिंग, यानी कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। मैं ये स्टोरी पिछले 6 सालों से सुना रहा हूं और मैं आगे भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी से सीख लेने वाली बात है। क्या भैया, मैंने केंद्र विद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स के बैच को फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ाया, मैंने कोरोजन पढ़ाया, मैंने रस्टिंग पढ़ाया, मैंने सब पढ़ाया, क्योंकि रस्टिंग कोरोजन इतना कॉमन टॉपिक है कि तुम लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, तो बच्चों ने उसका ज्यादा लोड नहीं लिया, वो बोर्ड एग्जाम में आ गया। अब बोर्ड एग्जाम में आया डिस्क्राइब द कोरोजन ऑफ आयरन इन डिटेल, और वो बच्चे वो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ गए। मैंने बोला क्यों भाई, किस खुशी में छोड़ के आ गए? वो बोले सर आपने तो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ाया था, कोरोजन ऑफ आयरन थोड़ी पढ़ाया था। मैंने छत से उठा के फेंक दिया नीचे, दिए 2 हाथ तो छत से उठा के नीचे फेंक दिया मजाक कर रहा था, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ी करके आए। खैर वो ऑलरेडी हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन, कॉलरॉश लॉ फोड़ लिया था, तो वो सेकंड पार्ट करके आ गए। लेकिन उससे इजी ये चीज था, 4 शब्द लिखते 5 नंबर लेकर आते। उन्होंने नर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व करी थी, आई थिंक नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन था, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n वाला जो आपका फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला कुछ था, वो लगा कर आ गए। लेकिन कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज है। कोरोजन हम सारे मेटल्स का देखते हैं, लेकिन अगर आयरन का कोरोजन हो जाए, आयरन के कोरोजन की प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यहां पर तुम्हारा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम यहां पर इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए कम, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा। गाइस देखिए क्या होता है, आपका जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर में इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज करते हैं। तो मैंने CO2 बाहर रिलीज करी, अभी CO2 मैंने बाहर रिलीज करी, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे घोड़े नहीं, घोड़े थोड़ी, जो तुम्हारी गाड़ियां वगैरह है वो सब भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही हैं। आप जो घर पे LPG पर खाना बना रहे हो, वो जो आग निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, कहीं आग लगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश के मौसम में स्पेसिफिकली, बाकी हमेशा भी, लेकिन आप देखना गर्मी के मौसम में रस्टिंग कम होती है क्योंकि वहां पर मॉइस्चर कम होता है, लेकिन अब सर्दी में और बारिश में रस्टिंग सबसे फास्ट होगी। तो रस्टिंग के लिए वाटर का मॉइस्चर होना जरूरी है, मॉइस्चर फॉर्म में वाटर होना जरूरी है। तो वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। अब क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, भले ही वीक है, लेकिन तुम्हारे मेटल की सरफेस पर जाता है, तो मेटल की सरफेस पर जाकर ये कार्बोनिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, 2H पॉजिटिव और CO3 डाइनेगेटिव। क्या आपको पहला स्टेप समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का? क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का पहला स्टेप समझ में आ गया? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब चलते हैं हमारे मेटल की तरफ। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज, मेटल्स आर ऑलवेज एट एनोड, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो हमेशा अपने ऑक्सीडेशन को प्रमोट करते हैं।
तो मेटल्स आपको हमेशा एनोड पर दिखाई देंगे। तो ये तुम्हारा आयरन है, आयरन ने भी अपने मेटल वाली हरकत नहीं छोड़ी, अपने आप को वही साबित किया कि भाई मैं भी मेटल हूं और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो वैल्यू आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दैट इज -0.44 वोल्ट। अब कैथोड की तरफ चलते हैं। याद करो थोड़ी देर पहले तुम्हारा जो कार्बोनिक एसिड टूटा था उससे H+ निकल रहा था, ये H+ तुम्हारे कैथोड पर जाकर जमा हो गया। आई मीन मेटल की सरफेस पर ही है, लेकिन मेटल की सरफेस पर एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड हो जाता है, तो वहां पर उसने 4H पॉजिटिव ने, यहां पर आप एक काम करो 2 आयरन ले लो, तो यहां पर 2 बनेगा, तो यहां पर तुमको 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए नजर आएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे एनोड से निकल रहे हैं, ये रहे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन घूम रही है, ये रही, और ये 4H पॉजिटिव तुम्हारे कार्बोनिक एसिड से निकला, ये सब कंबाइन हुए वाटर बन गया। इस रिएक्शन का पोटेंशियल 1.23 वोल्ट निकल कर आया। इतना होने के बाद अब क्या होगा, अब हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की तरफ, मतलब अब थोड़ा एटमॉस्फेयर भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, आपका ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, इसके 4 आयंस और थोड़ी ऑक्सीजन और यहां से निकलने वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर Fe2O3.H पॉजिटिव बना लेगा। अब आप देखो, अब यहां पर कार्बोनिक एसिड के H पॉजिटिव की हमको बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसने प्रोसेस इनिशिएट कर दी। अब H पॉजिटिव तो मेरे मेटल के ऊपर ही बन रहा है, ये H पॉजिटिव फिर जाकर कैथोड पर वाटर बनाने का काम करने लगेगा, लेकिन हमारा मेन पर्पस Fe2O3 पर है। आप देखो यहां पर 4 आयरन आ गए, 4 आयरन आ गए, यहां पर 2 + 4 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पर जो तुम्हारे 8 हाइड्रोजन है, ये 8 हाइड्रोजन बाहर हो गए, ये तुम्हारा बन गया Fe2O3। अब ये Fe2O3 डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, जितना मॉइस्चर होगा उसके साथ में कंबाइन होकर Fe2O3.XH2O बना लेगा। लेकिन अगर मैं आपको जनरली बात करूं तो गाइस जनरली इट इज Fe2O3.2H2O, जनरली ये 2H2O होता है ना, XH2O नहीं होता, जनरली हम इसको 2H2O लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी रस्टिंग की प्रोसेस काम करती है। अब रस्टिंग के लिए मेन फैक्टर कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, या किसी भी टाइप के कोरोजन के लिए, मैं रस्टिंग की बात नहीं करूंगा, मैं कोरोजन की बात करूंगा कि तुम्हारा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जितना ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा उसका कोरोजन होगा। शायद यही कारण है कि हमारा जो सिल्वर है, हमारा जो गोल्ड है और हमारा जो प्लेटिनम है, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट कोरोड होते हैं। ये लीस्ट कोरोड क्यों होते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तभी तो ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे मेटल के अंदर जितनी इंप्योरिटी होगी वो उतनी सराउंडिंग से रिएक्शन करने की कोशिश करेगी और ऑक्सीडेशन वगैरह करेगी। तीसरा, आपके वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या कार्बन डाइऑक्साइड का होना। अभी हम लोगों ने देखा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करता है, कैटायन एनायन में टूटता है और वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। वही चीज तो इलेक्ट्रोलाइट भी करेंगे, कैटायन एनायन में टूटेंगे, मेटल की सरफेस पर जाकर कोरोजन का काम चालू कर देंगे। और चौथा इज योर मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर उतना कोरोजन। अब इससे बचने का तरीका, पहला तरीका इज योर बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या करेंगे सर, आपके मेटल की सरफेस और आपके एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर बना दो। जैसे मैं और मेरा जो, अगर मैं कपड़े हटा दूं तो मैं नंगा पुंगा हो जाऊंगा, और मैं नंगा पुंगा हो गया तो अगर मान लो बाहर बहुत ठंड है तो मैं कुल्फी जम जाएगी मेरी, तो मैंने एक टी शर्ट डाल लिया, तो अब मेरी बॉडी के और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर आ गया विच इज प्रोटेक्टिंग माई बॉडी। सिमिलरली हमारा जो मेटल होता है, अगर हम मेटल की सरफेस पर ऑयल, पेंट या ग्रीस की एक कोटिंग कर दें तो वो एक कोट आपके मेटल को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा इज योर कोटिंग विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक टिन। इस प्रोसेस को टिनिंग बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, आपके मेटल की सरफेस को एक ऐसे मेटल की सरफेस से कवर कर देते हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये लीस्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा, और अगर ये लीस्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा तो यहां पर जो आपका कोरोजन हो जाएगा वो उसकी स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ कोरोजन विल डिक्रीज। मतलब आपका जो काम का मेटल है, जैसे मान लो मेरे काम का मेटल आयरन है,
तो मुझे आयरन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर आयरन पे रस्टिंग शुरू हो गई तो धीरे धीरे आयरन कमजोर होता जाएगा और विद टाइम आयरन कमजोर होकर टूट जाएगा। और अगर वो आयरन से मैंने बड़े बड़े ब्रिज या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है तो वो धंस जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, लोगों के साथ कैजुअलिटीज हो सकती है। तो हमें हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करना है। हमें मेटल को सुंदर दिखाना है क्या? नहीं, हमें किसी को दिखाना है कि मेरे पास में लोहे की रॉड है। अगर लोहे की रॉड ऊपर से टिन से कवर्ड है तो भी अगर तुम किसी के पिछवाड़े उससे मार दोगे तो छापा तो फिर भी पड़ेगा पीछे। तो हमको किसी को दिखाना तो है नहीं, तो हम हमारे उस आयरन की रॉड को टिन से कवर कर दें। तो टिन क्या है? टिन एटमॉस्फेयर के प्रति लेस रिएक्टिव है। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पहले कांटेक्ट में किसके आएगा? टिन के। और टिन तो बोलेगा मैं तो लीस्ट रिएक्टिव हूं, रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा, और करूंगा भी तो बहुत धीरे धीरे करूंगा। एटमॉस्फेयर तो बोलेगा कर, धीरे धीरे कर। तो जहां तुम्हारे आयरन को रस्ट होने में 50 साल लगते थे, अब शायद 100 साल लगेंगे, क्योंकि पहले उसके ऊपर की टिन की प्लेट खत्म होगी। जब टिन खत्म होगा तब तुम्हारा आयरन एक्सपोज होगा, तब पता चलेगा आइला टिन के अंदर आयरन, तब हमें पता चलेगा कि ओरिजिनली आयरन है। फिर आयरन का कोरोजन स्टार्ट होगा। तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो काफी लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तीसरा इज योर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ आयरन with more reactive metal like zinc। अब यहां पर उल्टा हो गया ऊपर वाली प्रोसेस का। अब यहां पर हमने हमारे आयरन को एक ऐसे मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया जो अति उत्साही है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमारा सोडी, हमारे जेठालाल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आगे सोडी को खड़ा कर दिया। तो अब सोडी क्या करेगा? जेठालाल को बचाने के लिए पहले लड़ना चालू कर देगा, आजा 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 मैं लड़ूंगा। तो क्या होगा? यहां पर भी वही होगा। यहां पर तुम्हारे आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होने की वजह से जिंक बोलेगा आई एम मोर रिएक्टिव देन आयरन, आ जाओ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आ जाओ मेरे से लड़ाई करो। और वो क्या करेगा? वो खुद रिएक्ट करने लग जाएगा। और उसकी वजह से आयरन बीइंग लेस रिएक्टिव देन जिंक, वो देखता रहेगा बैठे बैठे, हाँ पहले ये कर लो, बड़े लोग हैं करते होंगे ऐसा। आयरन बैठे बैठे देख रहा है। एटमॉस्फेयर भी पूरी तवज्जो किसको दे रहा है? एटमॉस्फेयर पूरी तवज्जो किसको दे रहा है? जिंक को। एटमॉस्फेयर किसके साथ रिएक्ट करने लग रहा है? जिंक के साथ। यहां पर एक प्लस पॉइंट यह है कि मान लो तुम्हारा जो जिंक का मेटल है, आपके जिंक के मेटल को मैंने आयरन की रॉड के ऊपर कवर कर दिया। ये मैंने आयरन के ऊपर, ये देखो मैंने आयरन के ऊपर यहां पर जिंक की एक परत बना दी। ये चारों तरफ से मैंने जिंक की एक परत बना दी। अब आपका आयरन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गया। योर आयरन इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। अब एटमॉस्फेयर की जो भी ऑक्सीजन वगैरह की कोरोजन की रिएक्शन होगी वो पहले जिंक के साथ होगी। लेकिन अब इस पर एक सवाल आता है कि मान लो विथ टाइम अगर आपके ये जिंक की जो कवरिंग है अगर ये रप्चर होने लगे, अगर ये टूट जाए, अगर ये बिखर जाए, तो अब आपका आयरन एक्सपोज्ड हो गया। यहां से देखो, अब इन कुछ प्लेसेस से आपका आयरन यहां पर एक्सपोज्ड हो गया। तो क्या अब आयरन का कोरोजन शुरू हो जाएगा? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर अभी भी जिंक ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर एक्सपोजर होने का कोई मतलब नहीं। बाबूराव गणपतराव आपटे जब ऑर्केस्ट्रा में अपनी मुंडी लगाते थे, जुम्मेरात रात, हम बाद शाम और राजू को ही देख रहे हैं, जुम्मेरात रात है आजा, वही डांस कर रहे हैं, लेकिन बाबूराव मुंडी अड़ा रहा, तो हमारा बाबूराव से कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी प्रकार यहां पर तुम्हारे जिंक की परत भले ही टूट गई हो, आयरन एक्सपोज्ड हो गया हो, आयरन को ऑक्सीजन वाटर आकर छू रहा हो, लेकिन रिएक्शन अभी भी वो जिंक के साथ करेगा, क्योंकि जब तक जिंक का आखिरी टुकड़ा आयरन के मेटल के रॉड के ऊपर चिपका हुआ है तब तक वही रिएक्शन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों बढ़िया है। इस प्रोसेस में वही प्रॉब्लम है। इस प्रोसेस में अगर मान लो तुम्हारे टिन की परत टूट जाती है, जैसे तुम्हारे आयरन के मेटल के ऊपर अगर मान लो मैंने टिन की कवरिंग चढ़ा रखी है और मान लो टिन की कवरिंग यहां से ब्रेक हो गई और तुम्हारा आयरन एक्सपोज होगा, तो अब यहां से रस्टिंग शुरू हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा टिन आयरन से लेस रिएक्टिव, तो अब आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन टिन वो रिएक्ट करना चालू कर देगा। तो ये प्रोसेस का ध्यान रखना। सेकेंड प्रोसेस में जब आप लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से आयरन को कवर करोगे जैसे टिन, तो उसकी फिर कवरिंग रप्चर नहीं होनी चाहिए, उसकी कवरिंग टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन गैल्वेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जिंक की परत टूट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। चौथा प्रोसेस इज द एंटी रस्ट सोल्यूशन। आप आपके आयरन के ऊपर, आपके मेटल के ऊपर ऐसे सोल्यूशन लगा दो जो रस्टिंग को रोकते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन, जैसे अल्कली फॉस्फेट और अल्कली क्रोमेट। ये दो बहुत अच्छे एंटी रस्ट सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। इन वैल्यूज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इन नामों को आप ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली यहां पर होता है कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फुल फ्लेजेडली कंप्लीट। अब हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर देंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जेई के और नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस होती रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आप लोग शेयर करना शुरू कर चुके हैं शायद ग्रेविटी सर्कल को, तो कीप शेयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्स नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और दूसरा जेई और नीट के सवाल करना भी शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट वगैरह करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो उसके बारे में मैं सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।